आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन और उनके वैचारिक मंथनों पर आधारित होगा। जो हम सब दीनदयाल उपाध्याय जी से परिचित हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में हुआ था और दीनदयाल जी बाद के दिनों में 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए थे और नानाजी देशमुख और श्री भाव जुगाड़े के जब संपर्क में आए तो उसके बाद उन्होंने संघ में शिक्षा वर्ग किया और उसके बाद प्रचारक निकल करके काम किया। बाद के दिनों में 1951 से 1967 तक भारतीय जनसंघ के वो महासचिव बने और 29 दिसंबर 1967 को वो जनसंघ के अध्यक्ष बने। दीनदयाल जी को लेकर के जो विचार है उसको लेकर के हम आज इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पर केंद्रित इस विमर्श श्रृंखला की शुरुआत की गई। इस विमर्श श्रृंखला की रूपरेखा रखी गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को हम बड़े ही संक्षेप में एक दो उनके जीवन के पहलुओं के संदर्भ में उनकी व्याख्या कर देते हैं, परंतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो चिंतन है, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो वाग्मिता है, उनकी जो विचार पद्धति है वो बहुआयामी है और वह विचार पद्धति संपूर्ण भारत को अपने फलक में समेटे है। संपूर्ण भारत के दर्शन का एक तरीके से निचोड़ है पंडित दीनदयाल जी का दर्शन। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म भारतवर्ष राष्ट्रीय विमर्श श्रृंखला की जो शुरुआत की गई आपका हरकारा और डी मीडिया जंक्शन के संयुक्त तत्वावधान में, इस विमर्श श्रृंखला में, राष्ट्रीय विमर्श श्रृंखला में आगे हम जो विभिन्न व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे, उन व्याख्यानों में पंडित दीनदयाल जी की उनका जो एकात्म मानव दर्शन था, एकात्म मानव दर्शन और राष्ट्रबोध, एकात्म मानव दर्शन और राष्ट्र जागरण, एकात्म मानव दर्शन में भारतीयता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भारतीयता की अवधारणा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक चिंतन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आर्थिक और सांस्कृतिक चिंतन, भारतीयत्व को लेकर पंडित दीनदयाल जी की सोच और एक समग्रता से पंडित दीनदयाल जी की अंत्योदय की अवधारणा, पंडित दीनदयाल जी की भारत जागरण को लेकर के, राष्ट्र जागरण को लेकर के अवधारणा, ऐसे तमाम पहलुओं को समेकित करते हुए यह विमर्शमाला या विमर्श श्रृंखला जो है आयोजित की जा रही है। हम सबके बीच में इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार युवा नेत्री जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है कि पंडित जी का जो जीवन था और उनका जो एकात्म मानववाद है, यह एक बहुत बड़ा मुझे लगता है दर्शन है। और इसमें इसकी जो, अगर हम इसकी फिलॉसफी के बारे में पूछें या बात करें, तो ये कहता है कि कैसे हार्मनी लाई जाती है, कैसे व्यवस्था लाई जाती है एक इंडिविजुअल के बीच में और समाज के बीच में, यानी एक व्यक्ति के बीच में और समाज के बीच में उसका जो नेचुरल इंटीग्रेशन होता है, नेचुरल हार्मनी होती है, उसको हम कैसे लेके आ सकते हैं। ये एक आत्मा मानववाद जो दर्शन है उनका, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे इंटेग्रल ह्यूमैनिज्म है, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने इसके बारे में जितनी मुझे लगता है और भी मेरे साथ जो हैं लोग, सबको जानकारी होगी इसके बारे में। तो ये सारी चीजें थी। तो इसमें उन्होंने कहा कि भाई मटीरियलिस्टिक परस्यूट है या हमारा जो एडवांस वेस्टर्नाइज जीवन है, मॉडर्न जीवन जिसे कहा जाता है, उसको कैसे हम जो है बैलेंस करने पे लेके आए और भारतीयता किस तरह से जो है उसके मूल्यों को, क्योंकि पंडित जी बहुत बड़े, दीनदयाल उपाध्याय जी बहुत बड़े एक जो मुझे लगता है फिलोसफर होने के साथ साथ हमारे देश के बहुत बड़े लीडर भी थे। एक बहुत बड़ा उन्होंने दर्शन देने के साथ साथ मुझे लगता है कि इस समाज को दिशा और दशा बदलने का भी काम किया। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो कंट्री है वो सिर्फ हम रेप्लिका के माध्यम से नहीं कर सकते। जो चीजें अमेरिका में हो रही हैं यानी वेस्ट में हो रही हैं,
वो हम यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे भारत की जो स्पिरिट है, हम लोग कल्चरली रूप से, हम लोग स्पिरिचुअली रूप से, हम लोग हर तरह से बहुत आगे हैं और हम बहुत आत्मनिर्भर हैं, बहुत ज्यादा स्वाभिमानी हैं, बहुत ज्यादा हमारे अंदर जो है और चीजें हैं जो कि हमारे इंडियननेस यानी हमारे भारतीय उन्मूलों को जो है बहुत बड़ा रखती है। तो ये चीजें मुझे लगता है कि बड़ी कह सकते हैं इनको बड़ी इंस्पिरेशनल है, या कह सकते हैं आप बहुत ज्यादा इसको ये थॉट हमारे अंदर जो लेके रखे आए कि भाई हमारा जो बच्चा है, भारत का लड़का है या भारत की लड़की है, उसको कैसे ट्रेडिशनली डेवलप करा जाए, कैसे उसको अपने संस्कार के साथ जो है नॉर्मल जो आप जो है गाड़ी चला रहे हैं, बहुत सारी चीजें वेस्टर्न आ गई हैं अब, पर जो है हम किस तरह से अपने भारतीय मूल्यों को छोड़े ना, ये पंडित जी का बहुत बड़ा दर्शन था, जिसको मुझे लगता है कि इट इज काइंड ऑफ लाइक अ प्रैक्टिकल गाइड, जिसको हम इक्वेट नहीं कर सकते किसी भी और फिलोसफर के साथ। बहुत सारे फिलोसफीज आई हैं, पर आप देखिए कि एकात्म मानववाद जो उन्होंने थ्योरी दी है, वो कितना ज्यादा सस्टेनेबल सोसाइटी डेवलपमेंट पे है। और आज जब हम लोग जिस पार्टी से मैं हूँ, मुझे बड़ी गर्व की बात महसूस होती है कि प्रधानमंत्री जी लगातार जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्गदर्शन पर जो है काम कर रहे हैं। और केंद्र सरकार हो चाहे जो है उत्तर प्रदेश सरकार हो, बहुत सारी चीजें जो है उनकी जो फिलॉसफी है, उनका जो दर्शन है, उस पे जो है काम किया जा रहा है। और हम किस प्रकार से अपने ट्रेडिशन को, जैसे मैंने पहले बोला कि हम अपने ट्रेडिशन को किस प्रकार से एम्ब्रेस कर सकते हैं, कैसे हम उनको अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं, कैसे हम फ्यूचरिस्टिक हो सकते हैं, कैसे हम आगे आने वाले पीढ़ी को मार्गदर्शन कर सकते हैं। मुझे लगता है एकात्म मानववाद पे जो है इसके लिए बड़ी गोष्ठी होनी चाहिए, बड़ी चर्चा होनी चाहिए, जिससे और भी हमारे युवा जो साथी हैं उनको भी ये पता चल सके कि इनकी फिलॉसफी थी क्या। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे अमूमन जो है आजकल पढ़ कम रहे हैं, सिर्फ रील ज्यादा देख रहे हैं, ज्यादा जो है सिर्फ मुझे लगता है कि छोटे छोटे बूस्टर्स देखते हैं। तो मैं सबको ये कहूंगी कि पढ़ें इस बारे में, और जब आप पढ़ेंगे उनकी इस फिलॉसफी को, तो कहते हैं ना कि जैसे प्राण वायु मिलती है, आप जब प्राणायाम करते हैं, तो उसी प्रकार से मुझे लगता है आपको दिशा मिलना शुरू हो जाएगी और आप दिशा देने वाले बन जाएंगे जब पंडित जी का आप ये एकात्म मानववाद पढ़ेंगे। मैंने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में युवा पीढ़ी तक हमको संदेश पहुंचाना बहुत ही आवश्यक है। पंडित जी हमारे लिए एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे श्रद्धा के केंद्र तो है ही, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते भी, और पत्रकारिता शिक्षा से भी आज हम जुड़े हुए हैं, उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप आज हम देखते हैं कि चाहे वह राष्ट्र धर्म हो या स्वदेश हो या पांचजन्य हो, आज उन्हीं ने जो सपना देखा था पत्रकारिता का, एक आदर्श स्थिति उन्होंने जिसका सोचा था, पर उनकी एक कल्पना थी, उसी के अनुरूप कार्य करने का प्रयास कर रही है। और आज भी मैं अपने प्रदेश के बारे में कह सकता हूँ, मध्य प्रदेश के बारे में, कि बहुत बड़े संख्या में जो पत्रकार हैं आज, ये सब एक तरह से उनका नर्सरी जो है वो स्वदेश रहा है। तो ये पंडित जी का पत्रकारिता के लिए एक अभूतपूर्व उनका योगदान रहा है। लेकिन उससे हटकर हम, जिसको अपर्णा जी ने भी जिसका जिक्र किया, यहाँ उल्लेख किया, और साकेत जी ने भी जिसकी बात कही, हम अब मानववाद सब शब्द को इवन राष्ट्रवाद भी अब नहीं कहते हैं, राष्ट्रीयता ही कहते हैं। तो ये, क्योंकि ये वाद तो विवाद में, जैसे आपने कहा कि वाद के साथ विवाद हो जाता है, तो ये वाद नहीं है, तो ये एकात्मता आप कह सकते हैं इसको। तो ये इंटेग्रल ह्यूमनिज्म जिसकी बात कही, ये इसी मिट्टी, इसी जमीन से निकली हुई है। ये कोई मार्क्सवादी कोई फलसफा नहीं है जो विदेशों से आई है, या कोई पूंजीवाद का जो एक चर्चा हुई थी पश्चिम में, वो नहीं है। पूंजीवाद जो उपभोक्तावाद को जिसने जन्म दिया,
उससे हटकर, और मैं इसमें साकेत जी गांधी जी के जो दर्शन है उसके साथ काफी समानता पाता हूं जब मैं अध्ययन करता हूं तो। और उसमें जो है स्वदेशी की बू है, खुशबू है, स्वदेशी की बात होती है। और उसमें हमें भारत के अनुकूल एक दर्शन, जहां हमने कभी भी भौतिक जो सुख है उसी को अंत नहीं माना जैसे हम पूंजीवाद में मानते हैं, ना ही हमने मनुष्य को एक आत्मा विहीन प्राणी की तरह देखा है जैसे मार्क्सवाद देखती है। मानव को मात्र क्लास में बांट दिया है कि वो मजदूर वर्ग है, वो ये वर्ग है, एक वर्गों में बांट दिया है मानव को। उससे हटकर मानव को केंद्र में रखकर जो है मानव के आवश्यकताओं के लिए समाज और समाज के अनुरूप मानव, इस दृष्टिकोण के साथ जो है इसका एक कल्पना की गई थी, जो आज भी मैं मानता हूं कि उतना ही प्रासंगिक है जितना पंडित जी के समय में था। मानवता को सर्वोपरि रखते हुए, मानव और मानव के बीच के अंतर संबंधों को मजबूती रख देते हुए, इसके सभी पहलुओं पर व्यापक समुचित, इसको मात्र मानव को एक इकोनॉमिक बीइंग नहीं देखा गया जैसे मार्क्सवाद देखती है, कि मानव का एक समुचित विकास का एक प्रणाली जो है उसको मैं समझता हूं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है। वो मात्र मानव का सिर्फ आर्थिक पहलू नहीं देखती है कि आर्थिक दृष्टिकोण से हम मानव को देख रहे हैं कि वो एक उसका शोषण हो रहा है, उसका दोहन हो रहा है, उसका जो है उस दृष्टि से नहीं, ना ही उसको हम मात्र एक उपभोक्तावादी जो सभी हर तरह की जो सहूलियत है उसका उपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा है, जो आज क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, क्लाइमेट चेंज की बात होती है, ये भी तो उपभोक्तावाद है, जहां हमने वसुधैव कुटुंबकम जहां हमारा एक दर्शन रहा है, उसी दर्शन में जहां हमने मात्र मानव को ही नहीं अपितु पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, सबको हमने अपना ही एक हिस्सा समझा। लेकिन पूंजीवाद ने और उपभोक्तावाद ने इनको कभी ध्यान में रखा ही नहीं, और शायद उसी का ही नतीजा है कि आज विश्व में हम ओजोन लेयर का डिप्लीशन और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्याओं से जूझ रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है। देखिए, मैं समझता हूं कि हमारा जो चार भारतीय दर्शन में जो जीवन का लक्ष्य है, यानी कि अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, इन चारों को समाहित करते हुए अगर कोई दर्शन बना तो वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है जिसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जहां एक तरफ जो मानव जीवन का अभिन्न अंग है अर्थ और काम, वहीं धर्म को धर्म विहीन नहीं, हमने उसको ये धर्म, मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें हम रिलीजियन के एक संकुचित दृष्टिकोण से हम देखते हैं। हम धर्म यानी कि वो जीवन पद्धति जहां सारे जितने भी गुण हैं जिसको हम आत्मसात करते हैं, जो हमारा दायित्व बोध है, जो हमारा कर्तव्य परायणता है, ये सब हमारे धर्म के अंतर्गत आता है। उस धर्म को लेते हुए हम जो है मोक्ष की ओर चलेंगे। तो अगर हम अर्थ, काम, अर्थ के अर्जित भी करते हैं तो वो धर्म के साथ। हमारे यहां व्यापारी जो है, कभी भी किसी भी दुकान में चले जाइए, खासकर पुराने दुकानों में, मुझे अभी भी याद है, शुभ लाभ लिखा करते थे। शुभ लाभ यानी कि लाभ हो
लेकिन वो सबके लिए शुभ हो। वो शुभ सिर्फ दुकानदार के लिए नहीं, व्यापारी के लिए नहीं, वह जो खरीद रहा है, जो ग्राहक है, उसके लिए भी शुभ हो। इसलिए शुभ लाभ का गांधी जी ने कहा था कि जो वे समाज के ट्रस्टी हैं, न्यासी हैं, वो इस दर्शन के साथ उन्होंने काम किया। इसलिए आप देखेंगे कि अभी अपर्णा जी ने बात कही अंत्योदय की, गांधी जी ने बात की थी दरिद्र नारायण की। तो ये जो अंत्योदय है, वो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको भी अपने को भूलना नहीं है। और दरिद्र नारायण का जिक्र जो है गांधी जी करते हैं। तो मुझे काफी समानता लगता है, लेकिन बात इतना ही है कि गांधी जी ने जो अलग अलग बातें कही, जहां उन्होंने उसको एक दर्शन का रूप नहीं दिया, तो उनके कई जो चिंताएं थी, उनके कई जो मैं ये कहूंगा कि उनका सोच था कुछ विषयों को लेकर, उन सबको भी कहीं ना कहीं समाहित किया है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में, जहां हम लोकहित की बात करते हैं, लोक कल्याण की बात करते हैं, और केंद्र में मानव को रखकर हम चलते हैं। और इसी पद्धति में हम आर्थिक जो दृष्टि है उसके प्रति भी हम उसमें समाज का व्यापक हित को देखते हैं, मात्र उसे एक लाभ या व्यापार की दृष्टि से हमने उसे नहीं देखा। और स्वदेशी पर बहुत आज हम मेक इन इंडिया और बहुत सारे योजनाएं, जिसका अपर्णा जी ने भी जिक्र किया, केंद्र हो या हमारे राज्यों में बहुत सारे योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जो उद्योगीकरण है, जिसको हम अक्सर जोड़ते हैं नेहरूवियन फिलॉसफी के साथ, जहां बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को लगाना, उसके बनिस्बत पंडित जी ये सोचते थे कि हमारे जो छोटे और मझले उद्योग हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जिनको हम कहते हैं, क्योंकि भारत में ज्यादातर हमारे लोगों के अंदर वो उद्यमिता अगर जागृत करना है तो वो वही कर पाएंगे, उसको बड़े पैमाने पर हमको जो है बहुत ज्यादा तादाद में लेकिन हमको जो लोगों के अंदर जो क्षमता है, अगर एक मंच प्रदान करना है, तो वो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज जिसको हम कहते हैं खादी ग्रामोद्योग, हम ग्रामोद्योग की भी बात करते हैं, उनके माध्यम से भी हमको जो है वो एक दृष्टिकोण है, जहां हम सिर्फ बहुत बड़े उद्योगों की तरफ नहीं देख रहे हैं, जहां आज हम मल्टीनेशनल्स, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात करते हैं, जिनका एक ही मॉडल है कि किस तरीके से उपभोक्तावाद को बढ़ाना है और किस तरीके से ग्राहक का शोषण करना है, और उससे बिल्कुल हटकर हम किस तरीके से राष्ट्र के हित हेतु और लोगों को कम दाम में अच्छी चीजें मिले, उस दृष्टि से हम इसलिए लघु उद्योग भारती जैसे संगठन काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में। लघु और मध्यम उद्योग जो है उनको बढ़ोतरी के पक्षधर थे वे। उनका ये मानना था कि जो बड़े इंडस्ट्रीज के माध्यम से अकेले भारत का विकास नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता तो इतने बड़े इंडस्ट्रीज लग गए, क्या हमारी गरीबी, हमारे बेरोजगारी, उसका क्या कोई हम क्या उनको मिटा पाए? क्या उनको नहीं मिटा पाए। तो भारत के अनुरूप, भारत के आवश्यकताओं के अनुरूप क्या बहुत बड़े कंपनियां हैं? नहीं, उनका ये नहीं मानना था। तो इसलिए उनका पूरा फोकस हमारे स्वदेशी पर था, जो बहुत खुशी की बात है कि आज हम वर्तमान सरकार में भी हम लोग स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं, स्वदेशी प्रोडक्ट्स पर, और हमारे देश में ही मैन्युफैक्चरिंग हो। तो उसी के चलते आज चाहे वो तेजस जैसे एयरक्राफ्ट हो
LCA लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट जिसको कहते हैं, हमारे अपने सिलिकॉन, हमारे चिप्स हो, हमारे अपने जो है बोइंग का एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता हो, हमारे अपने जो है माइक्रोचिप्स बनाने की क्षमता है, सेलुलर और स्मार्टफोन्स बनाने की क्षमता है, इसको बढ़ाना है, जिसमें भारतीयों को तो रोजगार मिले ही मिले, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जो उत्पाद है उसको भी एक वैश्विक मंच मिले। इसलिए पारंपरिक जो हम लोगों का निर्यात होता था, जहां हम मात्र जो है एक तरह से कहें तो हम आयरन ओर बेचते थे, हैं, हम फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं भेजते थे, हम रॉ मटेरियल हम भेजते थे, जो हमारी अपने समाज के, हमारे अपने राष्ट्र के उन्नति के लिए जिसका हम लोग सदुपयोग कर सकते थे, उसकी जगह हम लोग रॉ मटेरियल भेजते थे, जिसको बाद में जापान जैसे मुल्क जो है उसको स्टील में परिवर्तित करते। तो हम आयरन ओर बेचते थे और वे स्टील बना के हमको वापस बेचते थे। लेकिन आज वो स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और मैं समझता हूं कि हमें पंडित जी के याद रखें कि पंडित जी स्वयं अपने जीवन में उसको आत्मसात करते थे। जब उनके साथ जो दुर्घटना घटी, जिस पर आज भी बहुत सा विवाद है, मुगल सराय जंक्शन में, जिसको आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का नाम दिया है, तो उस वक्त वे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी वे अकेले सफर कर रहे थे। उनकी सादगी और सरलता देखिए, सहजता देखिए। क्या आज हम आज के राजनेताओं को देखेंगे कि कोई ग्रामीण स्तर, जिला स्तर का भी कोई नेता हो तो वह अपना साथ एक पूरा लश्कर लेके घूमता है। वे एक बहुत बड़े एक राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष होते हुए अकेले, हालांकि वो अकेले होने की वजह से उनके साथ जो भी दुर्घटना घटी, किसी को आज तक वो एक मिस्ट्री है हमारे इतिहास में, लेकिन वो उनकी सादगी देखिए। सिविल सर्विस एग्जाम में उन्होंने धोती कुर्ता और टोपी पहनकर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। वो लोग सिविल सर्विस जाते थे तो टाई पहन के जाते थे, सूट बूट पहन के जाते थे, तो वे उन्होंने एक अलग पहचान बनाई सिविल सर्विस एग्जाम। और सिविल सर्वेंट बनना नहीं था उनको, उस उद्देश्य से नहीं था। वो एक पॉइंट, जिस तरीके से नेताजी बोस ने सिविल सर्विस पास करके रिजाइन कर दिया, वो उस तरीके से अपने आप को एक पॉइंट वो वहां साबित करना चाहते थे। तो मैं समझता हूं कि चाहे वो पत्रकारिता हो, राजनीति हो, दर्शन हो, हमारे राजनीतिक जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान पंडित जी का रहा है। और आज जो है, चाहे वो दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, DRI हो, या उनके माध्यम से आज समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर शोध हो रहा है। और मुझे लगता है कि पंडित जी के जो दिखाए हुए मार्ग पर युवा पीढ़ी को भी जो है वो चलने की आवश्यकता है, बशर्ते कि आपके जैसा जो मंच है वो उनके बारे में, क्योंकि आजकल ये सब विषय पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा फैशनेबल नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालयों में भी और महाविद्यालयों में भी और सार्वजनिक मंच, अन्य सार्वजनिक मंच में भी इन सब विषयों पर विस्तृत चर्चा की जरूरत है कि आखिर वह दर्शन क्या था जो आज भी कई लाख स्वयंसेवकों को प्रेरित करता है। वह क्या दर्शन था जिसमें शायद भारत के मूल को समझने का प्रयास किया और भारत के जो समस्याओं को स्थानीय समाधान निकालने का प्रयास किया, समाज को तोड़े बगैर, समाज में नफरत पैदा किए बगैर, समाज को, भारतीय समाज को समझते हुए, क्योंकि कई विदेशी जो विचारधाराएं वो भारत में इसलिए सफल नहीं हो पाई, बहुत कोशिश करने के बावजूद हाशिए पर आज पहुंच गए हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत के मूल भाव को नहीं समझा। उन्होंने आज केरल में जब हम सुनते हैं कि जो वहाँ के वामपंथी जो है आज कई ऐसे कार्यक्रम भी करते हैं जहाँ देवी देवताओं का भी उपासना होता है, या पश्चिम बंगाल में
जब पूजा का जो है उसका भी उपयोग करते हैं दुर्गा पूजा के समय में, तो उनका एक तरह से देखा जाए तो वो भी इस बात को एहसास कर चुके हैं कि भारत का जो मूल जो सोच है, प्रवृत्ति है, इसके बिल्कुल अनुकूल एक विचारधारा वो जो है, वो जो भारतीयता को आत्मसात करती है, वो पंडित जी का विचारधारा था, जिस पर उन्होंने काफी गहन अध्ययन भारतीय समाज को करने के बाद इन निष्कर्षों पर पहुंचे। अपने आप उन्होंने पूरे बहुत गरीबी के दौर से वो गुजरे, माता पिता का बहुत जल्दी चले जाना और उसके बाद एक संघर्षों का सामना करते हुए उन्होंने जो है पढ़ाई में बहुत अच्छे थे वो, और काफ़ी अध्ययन किया भारतीय समाज का। तब जाकर वे इस कुछ निष्कर्षों में भारतीय मूल भाव को, भारत के मूल स्वभाव के, उसको समझते हुए इसका जो है उन्होंने प्रतिपादन किया। और मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई और एक ऐसा और कोई विचारधारा या कोई सोच है जो भारत को या भारत के मूल्यों को आत्मसात करते हुए जो है आज भी जो है प्रासंगिक है, आज भी सार्थक है हमारे जीवन में। मैं पुनः इस मंच को बधाई देता हूं कि आपने जो है एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने ये आयोजन किया। आपका हरकारा डी मीडिया जंक्शन की ओर से आपका आभार। साथ ही इस कार्यक्रम में राजकुमार शुक्ल अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र तथा LND कॉलेज मोतिहारी ये इस कार्यक्रम के सह आयोजक हैं। आप सभी का धन्यवाद, आभार, नमस्कार।